नमो नमः प्रिय छात्रगण। मैं कांचन नारखेड़े संस्कृत अध्यापिका आप सभी का संस्कृत तासिका में स्वागत करती हूँ। प्रिय छात्रगण, आज हम संस्कृत रचनानुवाद पढ़ेंगे। 5 मार्क्स के लिए आने वाले इस प्रश्न में हिंदी वाक्य का संस्कृत अनुवाद करना होता है। 5 मार्क्स के लिए 5 वाक्यों का संस्कृत अनुवाद हम करेंगे। तो आइए देखते हैं संस्कृत अनुवाद कैसे करें। सबसे पहले तो आपको अनुवाद क्या होता है ये दिखाते हैं। तो यहाँ हिंदी में संवाद दिया है, उसको ही संस्कृत में और इंग्लिश में अनुवादित किया है। देखते हैं। नमस्ते, संस्कृत में नमस्ते और इंग्लिश में हेलो। आप कैसे हैं? भवान कथम अस्ति? हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। अहम कुशली अस्मि। आई एम फाइन। आपका नाम क्या है? भवतः नाम किम अस्ति? व्हाट इज़ योर नेम? मेरा नाम गौतम है। मम नाम गौतमः अस्ति। माय नेम इज गौतम। आप कहाँ रहते हैं? भवान कुत्र निवसति? वेयर डू यू रिसाइड? मैं दिल्ली में रहता हूँ। अहम दिल्ली नगरे वसामि। आई रिसाइड इन दिल्ली। आप क्या करते हैं? भवान किं करोति? व्हाट डू यू डू? मैं एक छात्र हूँ। अहम छात्रः अस्मि। आई एम अ स्टूडेंट। बहुत अच्छा, फिर मिलते हैं। शोभनम, पुनः मिलामः। फाइन, सी यू अगेन। तो प्रिय छात्रगण, आपने देखा कि संस्कृत वाक्यों को हिंदी भाषा में परिवर्तित किया गया है। इस भाषिक परिवर्तन को हम अनुवाद कहते हैं, अर्थात किसी भाषा में कही या लिखी गई बात का दूसरी भाषा में सार्थक परिवर्तन अनुवाद ट्रांसलेशन कहलाता है। अनुवाद करते समय कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक होता है, जैसे कि कर्ता। कर्ता क्या होता है? तो जो कार्य कर रहा हो वह कर्ता होता है। जैसे बालकः पठति, बालक पढ़ रहा है। सः लिखति, वह लिख रहा है या लिखता है। यहाँ बालकः तथा सः कर्ता है। क्रिया, जिस शब्द से कुछ करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे रामः खेलति, हर्षः धावति। यहाँ खेलति व धावते क्रियावाची पद है। ध्यान रखना जरूरी है प्रिय छात्रगण, कर्ता हमेशा प्रथम विभक्ति में ही होता है, तो क्रियापद हमेशा कर्ता के अनुसार ही चलाया जाता है। पुरुष एवं वचन, जैसा कि हम जानते हैं कि संस्कृत में 3 पुरुष है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तथा 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। कर्ता एवं क्रिया का प्रयोग समझने के लिए आपके सामने एक तालिका बताई गई है। तो आइए देखते हैं, इस तालिका को पढ़ते हैं और समझते हैं। यह तालिका प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में वचनों के अनुसार बताई गई है। तो कैसे उपयोग करना है नाम का, सर्वनामों का और क्रियापदों का, आइए जानते हैं। प्रथम पुरुष एक वचन में बालकः, बालिका, सः, सा, एषः, एषा, कः, का, तत्, इनके साथ क्रियापद चलाया है। ये सभी नाम तथा सर्वनाम प्रथम पुरुष एक वचन के हैं, तो इसके साथ क्रियापद भी प्रथम पुरुष एक वचन का ही चलेगा। जैसे बालकः चलति, बालिका चलति, सः चलति, सा चलति, एषः चलति, एषा चलति, कः चलति। अब यह प्रश्नार्थक हो गया। का चलति, ये भी प्रश्नार्थक हो गया। तत् चलति, प्रथम पुरुष द्विवचन में। देखिए, बालकौ, बालिके, तौ, ते, एतौ, एते, कौ, के, ते। और क्रियापद भी चलेगा प्रथम पुरुष द्विवचन का, चलतः। वाक्य बनेगा बालकौ चलतः, बालिके चलतः, तौ चलतः, ते चलतः, एतौ चलतः, एते चलतः, कौ चलतः, के चलतः, ये प्रश्नार्थक हो गए। ते चलतः। अब बहुवचन में देखते हैं।
बालकाः बालिकाः ते ताः एते एताः के काः तानि। और इसके साथ प्रथम पुरुष बहुवचन का ही क्रियापद हम चलाएंगे। तो वो वाक्य बनेगा बालकाः चलन्ति, बालिकाः चलन्ति, ते चलन्ति, ताः चलन्ति, एते चलन्ति, एताः चलन्ति, के चलन्ति, काः चलन्ति। ये होगी प्रश्नार्थक। तानि चलन्ति। तो देखा प्रिय छात्रगण, आपने प्रथम पुरुष के नाम तथा सर्वनामों के साथ प्रथम पुरुष के ही क्रियापद लगाए हैं जो कि वचनानुसार उपयोग में लाए जाते हैं। मध्यम पुरुष देखते हैं। त्वं चलसि, युवां चलतः, यूयं चलत। देखिए प्रथम पुरुष में लिंग भेद है परंतु मध्यम पुरुष में कोई लिंग भेद नहीं होता। उत्तम पुरुष अहम चलामि, आवां चलावः, वयं चलामः। देखिए प्रिय छात्रगण, इस तालिका के अनुसार उत्तम पुरुष के एक वचन, द्विवचन व बहुवचन के साथ अहम, आवां, वयम, मध्यम पुरुष के तीनों वचनों के साथ क्रमशः त्वं, युवा, यूयं तथा प्रथम पुरुष के तीनों वचनों के साथ उपरयुक्त शब्दों के अतिरिक्त किसी भी शब्द के क्रमशः एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूपों का प्रयोग करना चाहिए। अब अन्य कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना जरूरी है। लिंग, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इनके शब्द रूपों का उचित प्रयोग वाक्य निर्माण के लिए परम आवश्यक होता है। कारक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है ये अनुवाद करने का। हिंदी के कारक चिन्हों की तरह संस्कृत में विभक्तियों के अर्थ होते हैं और इन्हीं अर्थों के अनुसार शब्द रूपों का प्रयोग आवश्यक होता है और इसी चिन्ह के अनुसार ही हम संस्कृत में विभक्तियां पहचानते हैं। लकार, संस्कृत में क्रिया के काल, भूत, भविष्य व वर्तमान या भाव, प्रार्थना, इच्छा, आज्ञा, निमंत्रण आदि, जैसे लट लकार, लुट लकार और लंग लकार, इसके साथ लोट लकार तथा विधि लकार, इन सभी लकारों को हम उपयोग में लाते हैं। ये सभी लकार कहलाते हैं। अनुवाद में इन लकारों का उचित प्रयोग अपेक्षित है। जैसे कि हमने देखा, प्रत्येक कारक को हम प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन इन विभक्तियों के नामों से जानते हैं और इनके चिन्ह भी होते हैं। जैसे प्रथमा का ने, द्वितीया का को, तृतीया में से के द्वारा, चतुर्थी में के लिए, पंचमी में से पृथक, षष्ठी में काकी के या रारी रे, सप्तमी में या पर, संबोधन में हे, अरे, ओ, भो। तो इन्हीं चिन्ह के अनुसार अब हम आगे वाक्य बनाने की कोशिश करते हैं। तो आइए विभक्ति तथा लकारों का उपयोग कर हम वाक्य बनाने की कोशिश करेंगे। प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक। मोहन खाता है, मोहनः खादति, वे दोनों जाएंगे, तौ गमिष्यतः। लड़कियों ने लेख लिखा, बालिकाः लेखान् अलिखन्। तुम सब सफल हो, यूयं सफलाः भवेयुः। हम दोनों ने चलचित्र देखा, आवां चलचित्रम् अपश्याव। अब देखते द्वितीय विभक्ति कर्मकारक। तुम सब कहानी पढ़ो, यूयं कथां पठत्। मैं कल मंदिर गया, अहम ह्यः मंदिरम् अगच्छम्। प्रिय छात्रगण, आपको कल इस शब्द को संस्कृत में क्या कहते हैं ये पता होना जरूरी है। यह ये आने गया हुआ कल और श्वः ये आने वाले कल को कहा जाता है। इसके अनुसार ही उसका प्रयोग अपेक्षित है। शिक्षक गणित पढ़ाते हैं, शिक्षकः गणितं पाठयति। वे लड़कियां नृत्यं करें, ताः छात्राः नृत्यं कुर्युः। चर्च में सभी प्रार्थना करते हैं, गिरिजा भवने सर्वे जनाः प्रार्थना कुर्वन्ति। देखिए आपने देखा यहाँ पे कर्ता का उपयोग कैसे किया गया है, सर्वनाम का प्रयोग कैसे किया गया है और काल के अनुसार लकार के क्रियापदों का भी प्रयोग कैसे किया गया है। इन सभी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। तृतीय विभक्ति करण कारक।
तुम दोनों गेंद से खेलते हो। युवां कन्दुकेन क्रीडत। मैं साइकिल से विद्यालय जाऊंगा। अहम द्विचक्रिकया विद्यालयं गमिष्यामि। तुम सब नीले कलम से उत्तर लिखो। यूयं नीललेखन्या उत्तराणि लिखत। बच्चे अभिभावकों के साथ घूमने जाए। देखिए अब यहाँ पर उपपद विभक्ति का प्रयोग किया गया है, के साथ अर्थात सह। अब यह शब्द उपपद विभक्ति का है और इस सह के अनुसार वहाँ तृतीया विभक्ति हमें लगानी होती है। इसीलिए बालाः अभिभावकैः सह भ्रमणाय गच्छेयुः। हमने विमान से यात्रा की। वयं विमानेन यात्राम् अकरवाम। देखिए प्रिय छात्रगण, कर्ता जिस वचन में है उसी वचन में क्रियापद होना जरूरी होता है और वो काल के अनुसार उपयोग में लाया जाता है। वैसे विभक्ति के चिन्ह यहाँ आपको हिंदी वाक्य में दिखाई देते हैं। जिन शब्दों के साथ उन चिन्हों का प्रयोग किया गया है वही आपको वो उचित विभक्ति लगानी होती है। आगे चतुर्थी विभक्ति देखते हैं, संप्रदान कारक। दादाजी सुबह घूमने जाते हैं। पितामहः प्रातः भ्रमणाय गच्छति। मेरे दोस्त अभी खेलने के लिए आए हैं। मम मित्राणि अधुना खेलनाय आगच्छन्। तुम पढ़ने के लिए पुस्तकालय जाओ। त्वं पठनाय पुस्तकालयं गच्छ। मुख्य अतिथि छात्रों को पुरस्कार देंगे। मुख्य अतिथि ही छात्रेभ्यः पुरस्कारं दास्यति। अब देखो यहाँ पर क्या है, देंगे, देना, यह उपपद विभक्ति में आता है। यहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग अपेक्षित है, इसीलिए यहाँ छात्रेभ्यः, यह चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है। छात्र सफलता के लिए मेहनत करें। छात्राः सफलतायै परिश्रमं कुर्युः। आगे बढ़ते हैं। पंचमी विभक्ति अपादान कारक। रमा साइकिल से गिरती है। रमा द्विचक्रिकायाः पतति। माँ घर से बाजार जाएगी। माता गृहात् आपणं गमिष्यति। घर से बाजार जाती है। यहाँ घर से यह कारक चिन्ह है, यह है पंचमी का, इसलिए यहाँ गृहात् यह पद उपयोग में लाया गया। आगे बढ़ते हैं। तुम दोनों पुस्तकालय से बाहर जाओ। युवा पुस्तकालयात् बहिः गच्छतम्। देखिए यहाँ बहिः यह पद आया हुआ है और यह उपपद विभक्ति का पद है, इसलिए यहाँ पुस्तकालयात् यह पंचमी विभक्ति का उपयोग किया गया है। आगे का वाक्य देखते हैं। बच्चा मुंह से श्लोक बोले। बालः मुखात् श्लोकं वदेत्। जंगल से 5 हाथी शहर आ गए। वनात् 5 गजाः नगरम् आगच्छन्। षष्ठी विभक्ति देखते हैं, संबंध कारक। मेरा नाम निखिल है। मम नाम निखिलः अस्ति। यहाँ मम यह सर्वनाम षष्ठी विभक्ति एक वचन का है। आगे का वाक्य। तुम दोनों के दोस्त कब आएंगे? युवयोः मित्राणि कदा आगमिष्यतः? आओ हम दोस्त के घर चले। आगच्छ वयं मित्रस्य गृहं गच्छामः। उनका विद्यालय खुल गया। तेषां विद्यालयः उद्घाटितः अभवत्। स्वास्थ्य लाभ के लिए सभी व्यायाम करें। स्वास्थ्यस्य लाभाय सर्वे व्यायामं कुर्युः। सप्तमी विभक्ति अधिकारण कारक। मैं दिल्ली शहर में रहता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, शहर में तथा पर यह सप्तमी विभक्ति का कारक चिन्ह है, इसके अनुसार हम सप्तमी विभक्ति उपयोग में लाएंगे। मैं अहम दिल्ली शहर में दिल्ली नगरे वसामि। कक्षाओं में छात्र पढ़ेंगे। कक्षाओं में सप्तमी विभक्ति है, बहुवचन का विभक्ति रूप है। कक्षासु छात्राः पठिष्यन्ति। जंगल में जानवरों ने शोर मचाया। जंगल में यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है। वने पशवः कोलाहलम् अकुर्वन्। जानवरों ने अर्थात यह प्रथमा विभक्ति बहुवचन का शब्द रूप है। आगे का वाक्य देखते हैं। तुम रास्ते में धीरे धीरे गाड़ी चलाओ। त्वं मार्गे शनैः शनैः यानं चालय।
विद्यालय में छात्र गुरुओं को प्रणाम करें। गुरुओं को प्रणाम करें अर्थात यह आज्ञा हो गई, इसलिए यह विधि लकार है। विद्यालय में छात्र गुरुओं को प्रणाम करें। करें सजेस्ट किया गया है, करना चाहिए। विद्यालय छात्राः गुरुन् नमेयुः। तो प्रिय छात्रगण, आपने देखा किस तरीके से यहाँ विभक्ति, नाम, सर्वनाम, लकार, उपपद विभक्ति तथा अव्ययों का प्रयोग किया गया है। इन्हीं बातों को आपको ध्यान में रखना है। अनुवाद करने पूर्व आपको इन सभी बातों पर ध्यान देना ज़रूरी है। आपके सभी विभक्तियाँ याद होना ज़रूरी है, लकार याद होना ज़रूरी है, विभक्ति, उपपद विभक्ति, अव्यय, इन शब्दों के सारे अर्थ आपको पता होने चाहिए, तभी आप यह रचनानुवाद अच्छे से कर पाओगे। तो आप भी ऐसे छोटे छोटे हिंदी के वाक्य लीजिए और उन्हें संस्कृत में अनुवादित करने का प्रयत्न कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।